बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज एक हमारे पास डिस्क है जिसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डिस्क है। ये एक डिस्क है हमारे पास। डिस्क जो होती है ये अंदर से ये रिंग जो होता है वो ऐसे होता है, और डिस्क जो होती है वो अंदर से भरी हुई होती है। ये हमारे पास एक डिस्क है और इस पर चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देखें, ये चार्जेस को मैं इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ। ये चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि एक जैसे पूरी सतह पर एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। डिस्क है हमारे पास और इस पर हमने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर एक पी पॉइंट है हमारे पास। इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क की वजह से, जो इस डिस्क के ऊपर जो चार्जेस हैं क्यू, इस इन तमाम की वजह से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, हम उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब बात ये है कि हम ऐसा करते हैं, ये जो डिस्क है, ठीक है, हम इसको छोटे छोटे स्मॉल रिंग्स में स्प्लिट कर देते हैं। ये जो डिस्क है, हम इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में स्प्लिट कर देते हैं। देखें स्टूडेंट, ये एक रिंग, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग, ये चौथा रिंग, ये पांचवा रिंग, और बहुत सारे ये छोटे छोटे रिंग मिल के ये डिस्क बना देंगे। समझ आ रही है ना? एक रिंग की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लें, डिस्क का रिंग है, ठीक है, वैसे ये वाला रिंग नहीं है, ये है डिस्क का रिंग। ठीक है, डिस्क के एक रिंग की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लें, और उस फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, बहुत सारे रिंग आ जाएंगे इसमें, और सबको जब हम एडअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इस डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस पॉइंट पर। अगर हम इस पॉइंट पर किसी एक डिस्क के किसी एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पॉइंट पर मालूम कर लेते हैं ना, तो उस डिस्क के एक रिंग को, आपको पता है जब एक रिंग की आ जाएगी उसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरी डिस्क की आ जाएगी। देखें स्टूडेंट, अभी हम निकालते हैं। मैं एक छोटा सा रिंग लेता हूँ, ये देखें, ये एक रिंग इसके ऊपर मैं लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। और दूसरी बात ये है कि इसकी ये जो हमारे पास डिस्क है ना, डिस्क का होता है सरफेस एरिया। डिस्क का क्या होता है? सरफेस एरिया। और इसके ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस पूरी डिस्क की अगर मैं
डेंसिटी लूँ, चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस डेंसिटी, इस डिस्क की क्या होगी, सरफेस डेंसिटी होगी। और वो सरफेस डेंसिटी किसके बराबर होती है, सरफेस डेंसिटी को इससे शो करते हैं, और वो बराबर होती है, इस पूरी डिस्क के ऊपर चार्जेस कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इस पूरी डिस्क का सरफेस एरिया लिखा जाएगा नीचे। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। और अगर ये सिर्फ एक रिंग हो, सिर्फ एक रिंग, डिस्क का रिंग नहीं कह रहा, ऐसे सिर्फ एक रिंग हो, तो उसकी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस रिंग के ऊपर अगर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पिछला आर्टिकल जो मैंने समझाया है, ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो बराबर होती है लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्जेस बटा इसकी जो लेंथ होती है टोटल, इसे एस से भी शो कर लेते हैं और एल से भी शो कर लेते हैं, ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर इसका डिफरेंस समझें, इसकी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया होता है, उसकी सरफेस नहीं होती, उसकी सिर्फ देखें एक छोटी सी स्मॉल सी लाइन जा रही है, उसकी लेंथ होती है। तो इसलिए उसकी अगर एक रिंग होगा, और ये बात गौर से समझें, ये जो रिंग है मैं किसका ले रहा हूँ, ये रिंग आम रिंग है, जो मैंने पिछला आर्टिकल बताया था, बहुत ही पतला सा थिन सा रिंग, थिन रिंग। लेकिन इसका जो डिस्क का रिंग होता है ना, वो थिन रिंग नहीं होता, वो मोटा होता है, ठीक है। उसकी लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है, और जो थिन रिंग होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, हम उसकी विड्थ को इग्नोर कर देते हैं, जो पिछला आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो हम ये डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी पूरी डिस्क की, वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बटा ए, टोटल चार्ज बटा सरफेस एरिया। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। देखें कोई किसी भी जगह पर बेशक ले लें। देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, चले यहाँ से ले रहा हूँ एक रिंग, देखें यहाँ से एक मैं रिंग ले रहा हूँ। तो ये देखें, ये जो रिंग होगा, ये किसका रिंग ले रहा हूँ, ये मैं डिस्क का रिंग ले रहा हूँ। जब मैं डिस्क का रिंग ले रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि डिस्क का जो रिंग होगा उसकी विड्थ भी होगी और लेंथ भी होगी। जो आम थिन रिंग था उसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ थी। तो सुन, ये देखें, ये मैंने एक रिंग ले लिया, रिंग पे भी चार्जेस होंगे ना। ये मैंने एक रिंग ले लिया है, ठीक है। अच्छा, इस रिंग में मैं एक छोटा सा स्मॉल पॉड ले लूँगा, स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग। ये देखें, स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग मैंने ले लिया। अच्छा, इसके सेंटर से इस स्मॉल एलिमेंट या रिंग तक का फासला क्या होगा, इसे मैं शो करता हूँ ओमेगा से। इसे शो करता हूँ ओमेगा से, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला किससे शो करा रहा हूँ, ओमेगा से, ठीक है। अच्छा, और इस जो स्मॉल मैंने एलिमेंट लिया है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है छोटा सा जो मैंने अभी लिया है, इस डिस्क का जो मैंने एक रिंग लिया है, तो उसका सेंटर से फासला कितना है, ओमेगा। और उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी विड्थ है डी ओमेगा, इतनी छोटी सी उसकी विड्थ होगी, डी ओमेगा से मैं उसे शो करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और इस पूरी डिस्क का जो रेडियस है वो कितना होगा, वो आर होगा। इस पूरी डिस्क का जो रेडियस है वो कितना होगा, आर होगा, ठीक है। अब फिर स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, एक मैंने डिस्क ली, डिस्क का मैंने एक रिंग ले लिया, ठीक है। जो डिस्क का रिंग होता है ना, वो थिन नहीं होता, वो थिक होता है, यानी उसकी मोटाई भी होती है। तो उसके सेंटर से, डिस्क के सेंटर से, वो जो मैंने एक रिंग लिया है,
उस तक का फासला ओमेगा है, ठीक है। और उसकी जो विड्थ है, मोटाई है, वो डी ओमेगा है, ठीक है। और उस जो मैंने रिंग लिया है उसका मैंने एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, डी ओमेगा, सॉरी, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मैंने उसका ले लिया है। और उस एलिमेंट की वजह से मैं इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। और आपको पता है अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूँगा तो उस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। उस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, डी क्यू, बहुत ही थोड़ा सा चार्ज होगा। और उस थोड़े से चार्ज की वजह से मैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो जब मैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है इस पी पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर बन रही है इसको मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। और यहाँ से दूसरी बात ये है, इसके सेंटर से फासला क्या है, डिस्क के सेंटर से पी पॉइंट तक का फासला है हमारे पास z, ठीक है। सुन, ये हमारे पास z है, ये एक्सिस हम बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, y एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, z एक्सिस। ये स्टूडेंट यूं है ऊपर की जाने पे ऐसे, ठीक है। ये z एक्सिस है, क्योंकि ऊपर मैं 3 डिमेंशनल में शो नहीं करा सकता तो मैं इसलिए यहाँ पे शो करा रहा हूँ। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। इसको ये जो हमारे पास डी ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस एलिमेंट, ये छोटा सा जो मैंने एलिमेंट रिंग लिया है इसके अंदर जो डी क्यू चार्जेस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रही है वो डी ई बन रही है। क्योंकि ये डी क्यू है, छोटा सा चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डी ई ही बनेगी। अच्छा, अब मैं डी ई को उसके, ये देखें ये थीटा बन रहा है, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये और ये बराबर होंगे, इस थीटा के अकॉर्डिंग मैं इस डी ई को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। थीटा के सामने ये वाला कंपोनेंट आएगा और ये क्या है, परपेंडिकुलर, यानी डी ई साइन थीटा होगा। और ये क्या होगा हमारे पास, डी ई कॉस थीटा। तो देखें मैं डी ई साइन थीटा को यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, डी ई साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरह इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर भी होगा, इधर भी होगा ना इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखें यहाँ पर जो हमने एलिमेंट लिया था ये वाला, तो इधर से फासला बराबर कर ले लें, इधर से भी बराबर कर ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा ना। और ये जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला बनेगा। अब इसको जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो एक इसका ये वाला बनेगा डी ई साइन थीटा, और एक इसका बनेगा ये वाला डी ई कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लूँगा तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही फील्ड बनाएंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके डी ई साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और डी ई साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों के, और डी ई कॉस थीटा दोनों के एडअप हो जाएंगे। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लूँगा और उसका कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लूँगा तो उनके भी डी ई कॉस थीटा एडअप हो जाएंगे और डी ई साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपको ये पता चल गया, पिछला भी जो आर्टिकल हमने पढ़ा था डी ई साइन थीटा उसमें कैंसल आउट हो गए थे, और डी ई कॉस थीटा सबके एडअप हो जाते हैं।
यानी इसका भी डी कॉस थीटा एडअप होगा, इसका भी डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, लेकिन डी साइन थीटा हर एक एलिमेंट का कैंसल आउट होता जाएगा उसके कोरस्पोंडिंग से, और डी ई साइन थीटा उसके कोरस्पोंडिंग से कैंसल होता जाएगा, और डी कॉस थीटा। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट इनके डी ई कॉस थीटा एडअप होते जाएंगे और डी ई साइन थीटा कैंसल आउट होते जाएंगे। अब स्टूडेंट ये बात तो थोड़ी मुश्किल है कि मैं इनके इसका भी एक एलिमेंट यहाँ पर लूँ, एक एलिमेंट यहाँ पर लूँ, ठीक है। इसका डी ई कॉस थीटा ये वाला, इसका डी ई कॉस थीटा ये वाला एडअप हो जाएंगे, और डी ई साइन थीटा दोनों के कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड उनकी सेम है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट लूँगा तो उसका डी कॉस थीटा एडअप हो जाएंगे और इधर उसका जो कोरस्पॉन्डिंग होगा उसके साथ, और डी साइन थीटा कैंसल आउट। इसी तरह सबका होगा, तो मैं हर एक को ऐसे एडअप तो नहीं करता रहूँगा, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एलिमेंट और कई हज़ारों एलिमेंट लेने पड़ जाएंगे, बल्कि इनफिनाइट एलिमेंट लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एलिमेंट लेते लेते। तो इसलिए हम यूँ करते हैं कि हम सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर, और उस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम ये जो होगा इस एक की वजह से निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरे रिंग के साथ आ जाएगा। देखें स्टूडेंट, ये अब मैं इसकी वजह से डी क्यू की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास ये जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, ये देखें, ये डी ई कॉस थीटा और ये क्या होगी डी ई साइन थीटा। इसकी वजह से डी क्यू की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो डी ई होगी, और वो जेड एक्सिस में होगी, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, ये जेड एक्सिस में ही होगी, तो डी ई जेड बराबर होगी डी ई कॉस थीटा के, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना, सिर्फ यही वाला कंपोनेंट बचा, तो डी ई कॉस थीटा डी ई जेड वाली साइड पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपको पता है कि डी ई किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, वो क्यू चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डी क्यू चार्ज होगा तो डी ई होगा यहाँ पर, तो चार्ज भी हम डी क्यू लिखेंगे, और कॉस थीटा जब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इस थीटा पर, कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक फासला आर है, ठीक है, तो कॉस थीटा जब हम अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जेड ओवर आर, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों की वैल्यूज इसमें रख दें, तो डी ई जेड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बटा आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा जेड ओवर आर, तो डी ई जेड डी क्यू जेड डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाएगा। अच्छा, आर किसके बराबर होगा यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम से आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा
यहाँ से यहाँ तक का फासला ओमेगा है और यहाँ से यहाँ तक का फासला z है। यह आ जाएगा z स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो r बराबर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, डी ई जेड डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब। देखिए मैं इसी को यहाँ पे कर रहा हूँ। डी ई जेड फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 3/2। अच्छा स्टूडेंट, अब ये है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थी पूरे होल डिस्क की सरफेस की, तो वो थी रॉ इज इक्वल टू टोटल चार्जेस जो डिस्क की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल एरिया। तो इसे मैं यूं भी लिख सकता हूँ, चार्ज अगर मैं डी क्यू लूँ तो एरिया भी बहुत छोटा हो जाएगा डी ए। तो ये रेशियो है, इसके ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डी क्यू मेरे पास बराबर आ जाएगा रॉ मल्टीप्लाई डी ए। अच्छा, अब ये है डी क्यू इज इक्वल टू रॉ मल्टीप्लाई ये किसके बराबर होगा, लेंथ एरिया लेंथ और विड्थ के बराबर होता है ना, इसके बराबर आ जाएगा। डी क्यू इज इक्वल टू रॉ लेंथ इसकी क्या होगी, ये जो स्मॉल रिंग हमने लिया इसकी लेंथ आ जाएगी। ये देखें यहाँ से स्टार्ट होती है ये तो ये देखें ये लेंथ है, ये लेंथ होगी ना टोटल इसके जो टोटल लेंथ आ जाएगी इस रिंग की, ये होगी। और ये आपको पता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई। और यहाँ पर ये देखें यहाँ से यहाँ तक का फासला यही इसका आर है ना, इस रिंग का। तो 2 पाई आर नहीं बल्कि 2 पाई ओमेगा लिखूंगा, क्योंकि इसका आर, इसका जो रेडियस है वो ओमेगा है, आर नहीं यहाँ पर शो किया गया ना, ओमेगा हमने शो किया था। 2 पाई ओमेगा आ जाएगा। और विड्थ कितनी है, विड्थ मैंने आपको बताई थी इसकी डी ओमेगा। तो ये आ जाएगा डी क्यू हमारे पास रॉ 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपने उठा के यहाँ पे रख देनी है, ये डी क्यू की जगह पर। तो डी ई जेड इज इक्वल टू जेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 3/2। डी क्यू की वैल्यू उठा के रखें, रॉ 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। अच्छा, अब ये देखें डी ई जेड रॉ कांस्टेंट को मैं अलहदा कर रहा हूँ, 4 एप्सिलॉन नॉट जेड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फासला है। और जो हमारे पास रॉ है ये डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये वैसे ही यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ये रेशियो है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो है इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, जेड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 3/2 2 ओमेगा डी ओमेगा। अब मैं इसे इंटीग्रेट जब करूँगा तो हमारे पास टोटल
जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। इसे इंटीग्रेट करेंगे, डी ई जेड ये क्योंकि वेरिएबल है हमारे पास, जेड स्केयर ओमेगा स्केयर 3/2 2 ओमेगा और डी ओमेगा। ये कट जाएगा, डी ई जेड जेड रो 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे जी, ये देखें ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये जेड यहाँ से यहाँ तक का फासला ये कांस्टेंट है, और ये हमारे पास ओमेगा यहाँ से यहाँ तक का फासला है। तो इसका डेरिवेटिव 2 ओमेगा आ जाएगा, वो आगे मौजूद है। ठीक है, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जेड स्केयर ओमेगा स्केयर 3/2 ये जब ऊपर जाएगा ये तो माइनस बन जाएगा, -3/2 + 1। तो अब हम यहाँ पर इसकी ये देखें लिमिट इसकी क्या बनेगी, ये यहाँ से ये जो हम ले रहे हैं ओमेगा, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये ओमेगा स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। ठीक है, तो ओमेगा = 0 से लेकर, और हम इसको इंटीग्रेट कहाँ तक कर रहे हैं, पूरी डिस्क के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या था भला, आर था। यानी ओमेगा 0 से स्टार्ट होगा और ओमेगा कहाँ तक जाएगा, आर तक। यहाँ तक तो हमने ये इस रिंग के लिए लिया था ना, हम क्योंकि पूरी डिस्क के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम ओमेगा को किसके बराबर रख देंगे, आर के बराबर रख देंगे। तो इसकी लिमिट 0 to r बन गई। तो ई जेड = जेड रो ये बराबर आ जाएगा -2 जेड रो 4 एप्सिलॉन नॉट। इसे नीचे ले आए, ये अच्छा ये इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 to r 0 to r। तो ई जी माइनस जेड रो 2 एप्सिलॉन नॉट इसके ऊपर अप्लाई करवा दें। ये कांस्टेंट है, इसकी जगह पे आर की वैल्यू आ जाएगी, माइनस ये आ जाएगा, इस जेड को अंदर ले जाएं, क्योंकि माइनस को भी अंदर ले जाएं और जेड को भी अंदर ले जाएं। तो एप्सिलॉन नॉट माइनस जेड स्केयर प्लस आर स्केयर, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस z/z। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई जेड रो 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड स्केयर प्लस आर स्केयर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड
इस पॉइंट पर ये वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट पर इस पूरी डिस्क की वजह से। अच्छा, अब हम इसका कुछ केस स्टडी कर लेते हैं कि अगर आर जो है बहुत बड़ा हो, ये देखें स्टूडेंट, अगर डिस्क जो है बहुत बड़ी हो, ये छोटी डिस्क है, बहुत बड़ी डिस्क हो, यानी कि इसकी इनफिनाइट शीट हो, जैसे बहुत बड़ी डिस्क इनफिनाइट शीट हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? जो इनफिनाइट शीट होगी तो उसका जो रेडियस होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, z के मुकाबले में, यानी इस पॉइंट तक के फासले के मुकाबले में जो इनफिनाइट शीट होगी, बड़ी शीट, उसका रेडियस बहुत बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर r बहुत बड़ा हो यानी बहुत बड़ी शीट हो z के मुकाबले में, तो z अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, इसके मुकाबले में z की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ई जेड इज इक्वल टू रॉ टू एप्सिलॉन नॉट, z की जगह पे आप ज़ीरो पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ई जेड आ जाएगा रॉ टू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास वैल्यू है इनफिनाइट शीट के लिए, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इसी डिस्क के लिए है जो यहाँ पर मैंने दिखाई है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।